चलिए, सभी को आवाज़ आ रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके अंदर, किसके बारे में, वर्टिकल पॉड स्केलिंग, जिसे बीपीए बोलते हैं। तो एक्चुअली हम लोग वर्चुअल पढ़ के वर्चुअल बोलते हैं, बट वर्चुअल नहीं, क्या है सर, बीपीए मतलब वर्टिकल पॉड स्केलिंग। सो जरा हम समझेंगे सर वर्टिकल पॉड स्केलिंग क्या होती है, राइट। सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा कि सर हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग क्या कर रहा था। तो जैसा कि मैंने बताया था सर, समझ लीजिए ये क्या है, आपका क्लस्टर हो गया। क्या हो गया, ये आपका कुबरनेटिस क्लस्टर हो गया। अब इस कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर आपके नोड्स होते हैं। क्या होते हैं सर, इस कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर आपके नोड होते हैं। मैंने बोला ये आपका नोड 1 हो गया, राइट। दूसरा मैंने बोला सर आपका नोड ये हो गया। देन उसके बाद मैंने बोला सर आपके पास एक और नोड हो गया, राइट। तो 3 नोड आपके पास हो गए, परफेक्ट। नोड 1, नोड 2, नोड 3। अब ये 3 के 3 नोड आपके पास अवेलेबल है। क्या है सर, 3 के 3 नोड आपके पास अवेलेबल है। अब ये जो नोड है सर, ये हो सकता है कि आपके AWS क्लाउड पे बने हों, या फिर अजूर क्लाउड पे बने हों, या फिर हो सकता है आपके खुद के किसी रिसोर्स पे बने हो। रिसोर्स मतलब आपका फिजिकल ऑन प्रीमाइस सर्वर भी हो सकता है। सॉरी, यहाँ पर आपको 2, 3 देना था, ठीक है। तो ये आपके पास अवेलेबल हो गए। तो नोड 1, नोड 2, नोड 3, ये 3 नोड आपके पास हो गए। अब इन नोड्स के अंदर क्या होगा सर, आपके पॉड अवेलेबल होंगे। क्या होंगे सर, नोड के अंदर पॉड होंगे। तो मैंने बोला ये आपका पॉड 1 हो गया, ये आपका पॉड 2 हो गया, और ये आपका पॉड 3 हो गया, राइट। क्या हो गया सर, आपके पास नोड, सॉरी, पॉड 1, पॉड 2, पॉड 3 हो गया। अब कल को क्या किया सर आपने, जब HPA हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग का यूज़ किया। क्या किया सर आपने, HPA हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग का कॉन्सेप्ट जब आपने यूज़ किया, तो ये क्या करेगा सर, यहाँ पर आपका जो पॉड है उनको स्केल करेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के स्केलिंग के केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ पॉड, नंबर ऑफ सर्वर को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है सर, 3 पॉड है। कल को आपकी डिमांड बढ़ गई, क्या हुआ सर, आपकी डिमांड बढ़ गई। तो मैंने बोला कि यहाँ पर 3 पॉड और बढ़ गए, ठीक है। तो ये 3 नहीं बढ़ेंगे, जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना ही आपका क्या होगा सर, पॉड इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉड और आ गया, यहाँ पर भी एक पॉड आ गया। इस तरीके से आपके क्या हो रहे हैं सर, हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग के केस में नंबर ऑफ पॉड इंक्रीज हो रहे हैं। और ये कैसे हो रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं, राइट सर। ऑटो स्केलिंग का मतलब यही होता है कि ऑटोमेटिकली स्केल अप और स्केल डाउन होगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसको पता कैसे लगेगा कि कब स्केल करना है, कब स्केल नहीं करना है। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जब आप क्या करते हो, डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हो, तो वहाँ पर हाइफन CPU का ऑप्शन आता है, ठीक है। क्या आता है, हाइफन CPU यूटिलाइजेशन। तो वहाँ पर CPU का यूटिलाइजेशन का जो परसेंटेज है वो आपने 10 कर दिया। तो 10% से ऊपर लोड जाएगा तो क्या करेगा, ये नंबर ऑफ पॉड को इंक्रीज करेगा। फिर बात आती है कि सर मान लीजिए अगर पॉड डिक्रीज हो जाता है तो फिर क्या होगा। तो देखो ये क्या करता है, हर 15 सेकेंड में चेक करता है आपके पॉड को, ठीक है। जैसे ही इसको क्या होता है सर, रिसोर्सेज की डिमांड कम लगती है, क्योंकि ये हर 15 सेकेंड में चेक कर रहा होता है। जैसे ही इसको लगता है कि ट्रैफिक कम है, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक नंबर ऑफ पॉड को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो इंक्रीज करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करना, डिक्रीज करने के लिए आपको जरूरत नहीं है कॉन्फ़िगर करने की, ऑटोमेटिक ये करेगा। समझ में आया सत्य प्रकाश सर, समल सर, वैभव सर, मुकेश जी, हरीश जी। समझ में आया सत्य प्रकाश सर, यस नो। मैक्सिमम लिमिट या मिनिमम लिमिट 15 सेकंड होता है, या उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट 15 सेकेंड होता है, ठीक है। उसके लिए आप अपना कस्टमाइजेशन पॉलिसी लगा सकते हो, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 15 सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे वर्टिकल पॉड स्केलिंग की। किसकी बात करते हैं सर, वर्टिकल पॉड स्केलिंग की। तो वर्टिकल पॉड स्केलिंग में क्या होता है सर, आपके नंबर ऑफ पॉड इंक्रीज नहीं होते, जो एग्जिस्टिंग पॉड होता है उसी का कन्फिग्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने फिर बोला कि सर ये हमारे पास एक क्लस्टर है। क्या है, ये हमारे पास एक कुबरनेटिस का क्लस्टर आ गया, ठीक है। आ गया, ये हमारे पास कुबरनेटिस क्लस्टर है। अब इस कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर भी क्या होगा सर, सेम आपका नोड होंगे, नोड के अंदर पॉड होंगे, ठीक है। तो हमने बोला सर ये आपके पास नोड 1 आ गया, परफेक्ट। ये आपके पास नोड नंबर 2 आ गया, उसके बाद ये आपके पास नोड नंबर 3 आ गया। 3 नोड आपके पास अवेलेबल हो गए, राइट। क्या हो गया, 3 नोड आपके पास अवेलेबल हो गए।
ये आपके पास नोड 1 हो गया। उसके बाद ये आपके पास सर नोड नंबर 2 हो गया। क्या हो गया? नोड 1 नोड 2। उसके बाद नोड 3। तो नोड 1 2 और 3 तीनों नोड यहाँ पर आपके आ गए। परफेक्ट। अब उसके बाद इन नोड्स के अंदर क्या होंगे सर? आपके पॉड रन होंगे। क्या होंगे? नोड के अंदर आपके पॉड रन हो रहे होंगे। तो मैंने बोला सर ये आपका पॉड नंबर 1 हो गया, ठीक है, ये आपका पॉड नंबर 2 हो गया, और नेक्स्ट आपका पॉड नंबर 3 हो गया। 3 पॉड आपके पास रन हो रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर ये अगर मान लीजिए कि इस हमने क्या किया सर, हमने इसमें डिफाइन किया क्या? थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है, इसको हम थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने बोला 10%, ठीक है। तो अगर पहले वाले नोड पॉड का यूटिलाइजेशन 10% हो रहा है, दूसरे वाले का यूटिलाइजेशन 5% हो रहा है, और तीसरे वाले का यूटिलाइजेशन 3% हो रहा है, तो ये पहली बात तो ये आपका काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक तीनों पॉड पे 10% का ट्रैफिक नहीं होगा तब तक ये आपको ट्रैफिक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा? ट्रैफिक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद मान लीजिए तीनों पे 10% हो गया, तो ये क्या करेगा सर? आपको यहाँ पर मैनुअली नहीं करना है कि आप इसको पहले स्टॉप करोगे फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज करोगे। ये आपके AWS के कॉन्सेप्ट में होता है कि जब आप AWS क्लाउड के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हो वर्टिकल स्केलिंग, तो आप मैनुअली अपने रिसोर्स का कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज करोगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या होता है? स्केलर का आपका कॉन्सेप्ट होता है, उस स्केलर का यूज़ करोगे, और स्केलर का यूज़ करके क्या करोगे सर? आप डिफाइन करोगे तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा? सपोज तीनों फुल हो गए, ये इसको क्या करेगा? रीस्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो रीस्टार्ट करके जब नया आएगा सर इसके पास, तो जब नया वाला आएगा तो क्या करेगा? उसका कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज होके आएगा। सपोज इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? मैंने बोला इसका कॉन्फ़िगरेशन था सर एक सिंगल CPU, ठीक है, एक कोर का CPU था, और इसके पास 300 MB रैम थी, ठीक है। तो आपका क्या हुआ? आपने इसमें जो रिक्वेस्ट किया था, जो डिमांड की थी, उसके लोड के हिसाब से ये क्या करेगा? नया जब क्रिएट होके आएगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये वर्टिकल स्केलिंग कॉन्सेप्ट काम करता है। समझ में आया? राइट। तो एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। सर सेम तो जनरल के केस में भी होगा कि 10% तीनों में 10% से इंक्रीज करेगा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट उसमें भी सेम है। हम्म। सर जैसे यहाँ पे 10 फिर से बोलना एक बार, क्या बोल रहे हैं? हम्म। 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 तो 10 मतलब पॉड की बात कर रहे हो आप, या परसेंटेज की बात कर रहे हो?
ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। ये उसका एवरेज निकालेगा सर पहले। जैसे आपके पास पहले वाले पॉड पे 10% है, दूसरे वाले पे 5% है, तीसरे वाले पे 3% है, ठीक है। तो 10, 5, 3 का आप जब परसेंटेज निकालोगे तो मेरे हिसाब से 10, 5, 15, 3, 18, तो मेरे हिसाब से इस पे जो है तो आई थिंक 6% आएगा 3 के हिसाब से, ठीक है। तो 6% इसका एवरेज निकल के आया, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, आपका जो टारगेट है वो कितना है 10%, ठीक है, और एवरेज कितना निकल के आया 6%। तो आपका जो एवरेज है वो क्या है, लेस देन है आपके टारगेट से। तो इसका मतलब क्या है, करंट वर्कलोड जो है वो सर आपके टारगेट से नीचे है। तो इस केस में ये क्या करेगा, आपका जो स्केल है उसको डाउन करने की कोशिश करेगा, स्केल अप करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम रेप्लिका जो होंगी, जैसे आपने बताया कि अभी 3 होंगी मिनिमम, मैक्सिमम 10, ठीक है। तो ये मिनिमम रेप्लिकास तक ही डाउन करेगा। ऐसे ही अगर आपका लोड आपने जैसे डिफाइन कर दिया सिर्फ 50%, तो इनका एवरेज कैलकुलेट करेगा, और एवरेज आने के बाद 50% तक जो आएगा उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके पॉड होंगे या मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड होंगे, तो हम यहाँ पर पॉड की ही बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉड तक ही क्रिएट करेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। हम्म। हम्म। एक पॉड पे कितने परसेंट ट्रैफिक हैंडल हो सकती है उसके हिसाब से क्रिएट कर देगा। मैंने बोला सपोज दैट कि आपके पास 10 पॉड है, ठीक है। एक पॉड की कैपेसिटी है आपके 10% लोड को हैंडल करने की, तो टोटल 100% लोड को हैंडल करने की कैपेसिटी कितनी हो गई, 10%, सॉरी 10 पॉड की, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 55 चाहिए तो 5.5, तो 5.5 तो पॉड होंगे नहीं, तो ये क्या करेगा, 6 पॉड बना देगा। इस बेसिस पे काम करता है ये, एवरेज यूटिलाइजेशन लेके चलता है वो। अगर आपका एवरेज जो है वो टारगेट से ऊपर है तो नए पॉड क्रिएट करता है, और अगर आपका एवरेज टारगेट से नीचे है तो पॉड को रिड्यूस करता है। समझ में आया। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है तो आपका क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, वर्टिकल स्केलिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हमें आज जो करना है वो वर्टिकल स्केलिंग के कॉन्सेप्ट में ही काम करना है, मतलब इसकी लैब करनी है। तो कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया क्या, कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया, यस और नो। जैसा एक एक करके, हाँ बोलो। मोड अगर यूज होता है तो अगर हमने मैक्सिमम 10 दे रखे हैं हम्म। तो एक साथ तो 10 नहीं मिलेगा, तो कैलकुलेट करेगा कि कितने की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग बनाएगा। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा था, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, फिर अपन लैब स्टार्ट करेंगे। तो लैब में कुछ नहीं होता है ज़्यादा, मेन आपका कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट और डाउट से रिलेटेड होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। सभी को क्लियर है या सभी, चलिए। तो अब अपन करने वाले हैं इसकी लैब। तो इसकी लैब करने के लिए सर हमें क्या होगा, कुछ कंपोनेंट्स की नीड होगी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है तो जैसे 3 कंपोनेंट होते हैं मेन, आपका एक बीपीए एडमिशन कंट्रोलर होता है, दूसरा बीपीए अपडेटर होता है, तीसरा आपके पास बीपीए रेकमेंडर होता है। ये तीनों आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसमें क्या होता है सर, जो आपका बीपीए एडमिशन कंट्रोलर होता है ये एपीआई रिक्वेस्ट को वैलिडेट करता है, ठीक है। क्या करता है, जो भी आपकी एपीआई रिक्वेस्ट होती है उसको वैलिडेट करता है। बीपीए अपडेटर क्या करता है सर, पॉड को रीस्टार्ट करता है अगर रिसोर्स रिक्वेस्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। सपोज आपने रिक्वेस्ट दी 10% की और नीड हो रही है 20% की,
तो उस केस में क्या है, आपका बीपीए अपडेटर जो है वो पॉड को रीस्टार्ट करवाता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है बीपीए रिकमेंडर। ये क्या करता है, मैट्रिक्स कलेक्ट करके सीपीयू मेमोरी की जो रिकमेंडेड वैल्यूज़ है उसको कैलकुलेशन करवाता है। तो ये आपको 3 कंपोनेंट जरूरत पड़ती ही पड़ती है अगर आप क्या करो, वर्टिकल पॉड स्केलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो इस केस के लिए जो है तो पता नहीं, स्क्रीन तो शेयर हो रही है, सभी को स्टक हो गई क्या? नहीं मैंने डिफाइन नहीं किया, मैंने अभी मैन स्क्रीन पे ही है, ठीक है। नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने आपको, 3 कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। पहला कंपोनेंट कौन सा आएगा सर आपका? पहला कंपोनेंट यहाँ पर आता है आपका एडमिशन कंट्रोलर, ठीक है। तो ये सब बीपीए के ही कॉन्सेप्ट हैं, बीपीए एडमिशन कंट्रोलर। नंबर 2 पे आता है सर आपका बीपीए अपडेटर, ओके। सो बीपीए अपडेटर आता है। नंबर 3 पे आता है आपका बीपीए रिकमेंडर। ठीक है, ये 3 चीज़ें आती हैं, ये सब डॉक्यूमेंट पे आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं, सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना हमारे पास एक रेपोजिटरी के अंदर रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, गिटअप रेपोजिटरी से वहाँ से उठा के इसको क्लोन कर लेंगे अपने सिस्टम पे। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एक डायरेक्टरी के अंदर जाना है। उस डायरेक्टरी का पाथ क्या होता है, ऑटो स्केलर स्लैश वर्टिकल स्लैश पॉड ऑटो स्केलर। ये क्या करता है सर, यहाँ पर आपका स्क्रिप्ट रखा हुआ है किसका, ये जो आपके बीपीए के मैंने 3 कंपोनेंट बताए, कौन कौन से, बीपीए एडमिशन, दूसरा बीपीए कंट्रोलर, तीसरा आपका सॉरी एडमिशन कंट्रोलर, अपडेटर, और थर्ड नंबर पे रिकमेंडर। ये तीनों कंपोनेंट को क्या करता है सर, इंस्टॉल करता है। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको चेक करना है कि क्या तीनों कंपोनेंट यहाँ पर आ गए हैं या नहीं आए। तो उसके लिए kubectl get pod -n cube system graph -bpa, तो ये आप कमांड चलाओगे तो आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बीपीए जो है तो वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलर ये इंस्टॉल करेंगे। ये कंपोनेंट है, जैसे आपने देखा सर्विस हो गई, उसके बाद डिप्लॉयमेंट हो गया, रेप्लिका सेट, तो ये सब जैसे क्रिएट करते हैं तो वैसे ही हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, बीपीए क्रिएट करेंगे। उसके बाद जब यहाँ पर बीपी आ जाएगा तो यहाँ पर देखो हमने बताया मिनिमम कितना अलाउड है, उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम कितना है, ये सारी चीज़ें आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे आएंगे आप और क्या करेंगे, एक पॉड क्रिएट करेंगे, जो कि पॉड क्या करेगा सर, आपका लोड बढ़ाएगा। क्या करेगा, लोड बढ़ाएगा। तो यहाँ पर लोड जब बढ़ेगा तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपका नया क्रिएट करके दे देगा। समझ में आया? तो 1 सेकेंड रुकिएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये क्या करेगा आपका, एक हम बीपीए क्रिएट करेंगे, वर्टिकल पॉड स्केलिंग क्रिएट करेंगे। उसके बाद नीचे आके एक क्या करोगे, पॉड क्रिएट करोगे जो लोड बढ़ाएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। फिर मैं यहाँ पर यामल फाइल को भी एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, टेंशन नहीं लो। तो जस्ट अ सेकेंड, पानी पी लूँ। चलिए, सबसे पहले क्या करो, कुबरनेटिस प्लेग्राउंड ले लो किलर कोडा पे। हाँ, दूसरी चीज़ वो क्या बोल रहे थे सत्यप्रकाश जी, आप EC2 इंस्टांस पे जो दिक्कत आ रही है ना, वो पता है क्या, अपनी नेटवर्किंग के रिलेटेड आ रही होगी और कुछ नहीं। क्योंकि AWS का अपना अलग नेटवर्क होता है। अब ये किलर कोडा क्या है सर, ये बेयर मेटल पे पूरा काम कर रहा है। और दूसरी चीज़, इन्होंने जब लैब बना रखी तो उस हिसाब से इन्होंने कॉन्फ़िगर कर रखा है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो वो अपन देख लेंगे नेक्स्ट सैटरडे को, पूरा उस पर ही बैठ के देख लेंगे पूरा EC2 इंस्टांस पे। एक प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे आपने कुछ क्रिएट किया था, पहले क्या क्रिएट किया था सत्यप्रकाश जी, पहले कोई सर्विस क्रिएट की थी ना, क्या तो क्रिएट किया था, उसका नाम भूल गया मैं। हाँ, इंग्रेस।
आई थिंक इंग्रेस की लैब कर रहे थे तो इंग्रेस नहीं हो रहा था, राइट? हाँ, मेटा एलबी का। ठीक है, तो अपन मेटा एलबी देख लेंगे तो बाकी सब होने लगेंगे। ठीक है, वो कुछ नहीं, नेटवर्किंग का फंडा है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी सब सही है। चलिए, तो आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, आप रेपोजिटरी को क्लोन कर लीजिए। ठीक है, तो कहाँ गया अपना डॉक्यूमेंटेशन, ये तो ये गिट क्लोन और ये है। तो इसमें देखो गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हमें टेंशन नहीं लेना कि हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, गिट क्लोन किया। तो ये सभी लोग अवेयर होंगे कि गिट क्लोन कमांड से क्या करते हो, आप किसी भी रेपोजिटरी को अपने लोकल सिस्टम पे क्लोनिंग कर सकते हो, राइट? तो इसको हमने गिट क्लोन करना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, क्लोनिंग करके दे देगा आपको। इसमें जब आपका क्लोनिंग हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इस सेकंड नंबर की डायरेक्टरी पे जंप करना है। ठीक है, तो cd कमांड के थ्रू आप क्या करोगे, इस डायरेक्टरी पे जंप कर जाओगे। ये डॉक्यूमेंटेशन किसी और ने बना के रखा हुआ है, आप चाहो तो उसकी रेपोजिटरी पे जाके भी कर सकते हो, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास था नहीं डॉक्यूमेंटेशन, इसलिए मैंने इसको ही उठा लिया है। तो यहाँ पर आपको आना है, नेक्स्ट इसकी डायरेक्टरी पे जाना है। ठीक है, तो पहले क्लोनिंग होने दीजिए। हो गया, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट इसकी डायरेक्टरी के अंदर। तो ये कमांड आप रन कर दीजिए यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर पहुँच जाएंगे। ठीक है, आप आ गए नेक्स्ट इस डायरेक्टरी के अंदर। अब आपको क्या करना है सर, इस स्क्रिप्ट को रन करना है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट आपके पास पड़ी हुई है, vpa up डॉट sh करके। ये क्या करता है, आपके तीनों कंपोनेंट इंस्टॉल करता है। वो तीन कंपोनेंट कौन कौन से मैंने आप लोगों को अभी बताया, कौन कौन से कंपोनेंट है, बीपीए एडमिशन कंट्रोलर, बीपीए अपडेटर, बीपीए रिकमेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं और इस स्क्रिप्ट को रन कर दीजिए। सभी को पता है ये कमांड क्या कर रही है, ये शेल स्क्रिप्ट रन करने की कमांड है। शेल स्क्रिप्ट रन करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं, एक डॉट स्लैश और फाइल का नेम देते हो, फाइल डॉट sh करके, या फिर दूसरा आप बैश कमांड से भी रन कर सकते हो, जैसे बैश और बिवेक डॉट sh। तो इस तरीके से भी आपकी रन हो जाती है शेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो दोनों ही मेथड है आपका, तो यहाँ पर इन्होंने यही मेथड यूज़ किया, तो अपन इसी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट भी दिख जाएगी, यहाँ पर किसी पे रखी हुई है। देखो ये हैक फोल्डर है, हैक फोल्डर के अंदर देखो, हैक फोल्डर के अंदर ls करके देखो, हैक के अंदर तो देखो आपका, एक सेकंड, पाथ यही है, हैक के अंदर bpa up डॉट sh। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक स्क्रिप्ट bpa डॉट sh, ये राइट। तो ये आपकी अप है, और डाउन करना है तो ये वाली। ठीक है, मतलब इंस्टॉल करना है तो ये, और अनइंस्टॉल करना है तो वो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वो कमांड चलाओगे, तो कहाँ गई आपकी ये। ठीक है, तो इसको हमने कॉपी किया यहाँ से और आके कर दिया रन। तो ये क्या करेगा सर, आपके तीन कंपोनेंट इंस्टॉल करके दे देगा। ठीक है, वो तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वंस अगेन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तीनों कंपोनेंट का काम क्या क्या होता है। तो वो तीन कंपोनेंट होते हैं सर, एक नंबर 1 पे है आपका बीपीए एडमिशन कंट्रोलर, वो मैंने लिखा हुआ है, बीपीए एडमिशन कंट्रोलर। नंबर 2 पे आता है बीपीए अपडेटर, नंबर 3 पे आता है बीपीए रिकमेंडर। तीनों का काम क्या होता है जरा समझते हैं। जो बीपीए एडमिशन कंट्रोलर होता है सर, ये क्या करता है, एपीआई रिक्वेस्ट वैलिडेट करता है। ठीक है, नंबर 2 पे जो आता है वो आपका बीपीए अपडेटर, ये क्या करता है, पॉड को रीस्टार्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। भाई सपोज आपका पॉड पहले रन हो रहा था 10 MB रैम के साथ और 0.5 या फिर 0.1 कोर सीपीयू यूज़ करके। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, डिमांड बढ़ी, तो ये रीस्टार्ट करके नया देगा। तो इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंडर पे रहेगी, ये आपके बीपीए अपडेटर के अंदर पे रहेगी। ठीक है, नंबर 3 पे आता है, सॉरी नहीं, नहीं तो एक साथ सारे नहीं करेगा ना, आपका एक एक करके करेगा, मल्टीपल पॉड होंगे ना आपके पास। थोड़ा सा स्पीड, थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होगा, बट मतलब डाउन टाइम पूरा नहीं मिलेगा आपको। नंबर 3 पे आता है बीपीए रिकमेंडर। बीपीए रिकमेंडर क्या करता है सर, ये मैट्रिक्स कलेक्ट करके सीपीयू या मेमोरी की जो भी रिकमेंडेड वैल्यूज़ है उसको कैलकुलेट करने का काम करता है आपका बीपीए रिकमेंडर। तो ये आपने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उस पर क्या है कि वैलिडेटिंग कि आपके सक्सेसफुली बीपीए डिप्लॉयमेंट हुआ है या नहीं। तो आप क्या करो, यहाँ पर क्यूब सी टी एल गेट पॉड -n क्यूब सिस्टम,
तो क्यूब सिस्टम यहाँ पर क्या है सर, आप लोगों को पता है ये एक क्या है, नेम स्पेस है, ठीक है। हाइफन एन आपने ऑप्शन यूज़ कर रखा है, फिर ग्रैब कमांड के थ्रू आप बीपीए के थ्रू यहाँ पर फिल्टर कर रहे हो। तो यहाँ पर हमने चला दी वो वाली कमांड, तो ये क्या करेगा, आपको दिखा देगा। तो देखो यहाँ पर सर आपके पास बीपीए एडमिशन कंट्रोलर आ चुका है जो कि रनिंग मोड पे, बीपीए रिकमेंडर है जो कि आपके पास आ चुका है, ये भी रनिंग मोड पे, बीपीए अपडेटर ये भी आपके पास आ चुका है जो कि आपके रनिंग मोड पे। समझ में आ गया, यहाँ पर तीनों रनिंग होगा, राइट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक बीपीए रिसोर्स क्रिएट करना है। बीपीए मतलब वर्टिकल पॉड स्केलर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वाली फाइल बनानी है, तो आप VIM कर लो। तो मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, टाइप करना है टाइप कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, VIM करके VPA.YAML करके एक फाइल बनाएंगे सर, और जिसके अंदर ये वाला कोड आपको डालना है। ज़रा एक बार इस कोड को एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस कोड के अंदर है क्या। देखो सबसे पहले तो आप बता रहे हो कि API वर्जन कौन सा यूज़ होगा, फिर काइंड में क्या यूज़ कर रहे हो, मतलब क्या क्रिएट कर रहे हो, फिर मेटा डेटा में नेम क्या रखना चाहते हो, उसके बाद स्पेसिफिकेशन में टारगेट रेफरेंस क्या है सर, टारगेट रेफरेंस। तो टारगेट रेफरेंस इंपॉर्टेंट, टारगेट रेफरेंस का मतलब क्या होता है सर कि बीपीए किस डिप्लॉयमेंट या पॉड को कंट्रोल करेगा, ये चीज़ आप बताते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपकी अपडेट पॉलिसीज़ है, ठीक है, इसमें मोड कौन सा यूज़ करोगे आप, ठीक है। तो इसमें बीपीए क्या करेगा, अपने आप पॉड को रिस्टार्ट करके रिसोर्स चेंजेस करेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे आप, तो यहाँ पर कंटेनर पॉलिसी है, तो कंटेनर पॉलिसी के अंदर आपने नेम दिया कंटेनर को, तो स्टार लगा। स्टार का मतलब क्या होता है सत्यप्रकाश जी, स्टार लगा हुआ है यहाँ पर कंटेनर नेम। जनरली हम लोग अभी तक क्या करते थे, कंटेनर का नेम डिफाइन करते थे, राइट। बट इस बार मैंने कंटेनर का नेम डिफाइन ना करके स्टार लगा दिया। तो ये स्टार का मतलब क्या है यहाँ पर, परमिशन नहीं सर, सारा। स्टार का मतलब होता है ऑल, ठीक है। सपोज मैंने आपसे बोला पॉड, तो पॉड के आगे अगर आपने स्टार लगा दिया तो सारे पॉड। अगर मैंने आपसे बात करी कि कंटेनर, और कंटेनर के आगे स्टार लगा तो सारे कंटेनर, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पर स्टार लगाया है कंटेनर नेम के आगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉलिसी है सर वो सारे कंटेनर पे लागू होगी, इशू होगा, ठीक है। मतलब ये जो कंटेनर की पॉलिसी है वो सारे कंटेनर्स के लिए, कोई पर्टिकुलर कंटेनर के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम अलाउड, इसमें क्या है सर आपका कि सीपीयू और मेमोरी की मिनिमम जो लिमिट है वो कितनी होगी। तो ये आपने मिनिमम अलाउड कर दिया कि मिनिमम जो सीपीयू है वो 100 MB होगा, और जो सीपीयू है जो वो 100 मिली सीपीयू होगा, और जो मेमोरी है वो कितना होगा, 50 MB होगा। उसके बाद मैक्सिमम अलाउड, तो इसमें आपने क्या बताया कि मैक्सिमम मतलब जो आपका पॉड क्रिएट होगा उसमें मैक्सिमम इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आपने मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन कर दिया। उसके बाद कंट्रोल रिसोर्सेज, तो कंट्रोल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि सीपीयू और मेमोरी दोनों कंट्रोल होंगे, तो ये आपने डिफाइन कर दिया। तो इसी को आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये आपने एक क्या किया, VPA वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आ गए आपने और कर दिया इसको पेस्ट, ठीक है। इसको हमने कर दिया सेव। तो आपके पास एक फाइल आ गई सर, क्या, BPA.YAML करके। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है सर, एक पॉड क्रिएट करना है। क्या करना है सर, एक पॉड क्रिएट करना है जो क्या करेगा, हाई CPU लोड डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसमें भी जरा समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले तो API वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है, काइंड में बताओगे क्या क्रिएट हो रहा है, फिर मेटा डेटा के अंदर की CPU का इसका जो डिप्लॉयमेंट है इसका नेम क्या रहेगा, फिर रेप्लिकास, कितने रेप्लिका बनेंगे, 2, फिर सिलेक्टर। तो जो आप पूछ रहे थे ना सर कि ये डिसाइड कैसे करता है, तो जैसे आपके पास भाई 50 पॉड चल रहे हैं, तो ये सबको नहीं करेगा, ये मैच करेगा भाई, जिस पॉड का लेवल ये होगा उसी को मैच करेगा। समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर आप इसका लेवल डिफाइन कर दिया, फिर उसका कंटेनर का स्पेसिफिकेशन, तो कंटेनर का नेम क्या होगा, इमेज कौन सी यूज़ हो रही, फिर उसके बाद कंटेनर जो आपका क्रिएट होगा उसमें कमांड कौन सी चलेगी, फिर उसके बाद रिसोर्स। एनजिनिक्स सर बहुत लाइट वेट होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने उबंटू का ले रखा है। आपका कहने का मतलब ये है कि एनजिनिक्स के अंदर एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करके देखते हैं, ये बोल रहे हो।
हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब वही है, इसलिए एनजीनिक्स लेना चाहते हो आप, ये बोल रहे हो? तो वो भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो यहीं पर आपको पता लग जाएगा। तो अभी हमारा जो एजेंडा है वो डाउन टाइम देखने का नहीं है, अभी हमारा एजेंडा ये, हमें ये देखना है कि हमारा जो वर्टिकल पॉड स्केलिंग है वो कैसे काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है भी है तो कैसे कर रहा है, और नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा है, वो देखने का भी हमारा एजेंडा है। समझ में आया? वो मैंने देखा नहीं है, वो मैंने अभी देखा नहीं है ना, उसके लिए क्या है, देखो हो तो जाता है, लेकिन क्या होता है कि उस केस में फिर आपको दो चार और यामल फाइल लिखनी पड़ती है, वो जस्ट पूरा आपका एक प्रोजेक्ट टाइप का हो जाता है पूरा, फिर वो ज़्यादा वर्डन टाइप का हो जाता है। तो अभी मेरा पर्पस ये है कि पहले आप लोग जो कॉन्सेप्ट है ना, जो जैसे आप जो भी पढ़ रहे हो, कि भाई अगर आप बात कर रहे हो वर्टिकल पॉड स्केलिंग के बारे में, तो क्या है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस उठ के आते हैं ना इंटरव्यू में, वो यही आएंगे कि भाई कुबरनेटिस के अंदर ऑटो स्केलिंग कितने टाइप की होती है, उसमें आपने बताया सर 3 टाइप की होती है, पूछेगा तीनों में क्या डिफरेंस होता है, तो ये पूछेगा। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि डाउन टाइम कितना आएगा, ठीक है। डाउन टाइम का जो लेवल है वो आपका जो क्या बोलते हैं सिनारियो बेस्ड आएगा, उस केस में पूछेगा कि भाई चलो ठीक है, आपके ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब उसने पूछा आपसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि जो ये क्या बोलते हैं वर्टिकल पॉड स्केलिंग यूज़ कर रहे हो आप, उस केस में ये रीस्टार्ट करता है आपके पॉड को, तो जब रीस्टार्ट करेगा तो डाउन टाइम कितना आएगा या नहीं आएगा, तो वो चीज़ें आपके हाई लेवल पे आएंगी। तो हाई लेवल की चीज़ें अपन बाद में बात करेंगे, पहले आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पॉड डॉट यामल करके फाइल क्रिएट कर लेनी। तो यहाँ पर आप BIM करें, पॉड डॉट यामल करो और आ जाइए अपने फाइल के अंदर, और ये वाली यामल फाइल आप लिख लो, ठीक है। इस यामल फाइल में जो लिखा है सर मैंने एकदम बेसिक बेसिक लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, अगर मैं इसको करवाऊंगा तो 3 महीने में भी कुबरनेटिस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कुबरनेटिस के अंदर इतनी पॉलिसीज़ इतने ऑप्शंस हैं। तो ये जो एक यामल फाइल लिखता हूँ मैं, वो एक बेसिक यामल फाइल होती है, इंडस्ट्री के अंदर ये इतनी बेसिक नहीं होती है, मिनिमम आपका 100-150 लाइन का एक यामल फाइल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। तो ये नहीं सर, क्यों पागल हो जाओगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑप्शंस ही तो आपको देखने हैं भाई। अगर मैंने आपको लिनक्स पढ़ाया, लिनक्स के अंदर मैंने बोला mkdir कमांड होती है, mkdir कमांड का काम क्या है वो पता है। अब उसके अंदर ऑप्शन -p होता है, ऑप्शन -m होता है। अब आपको मैंने मान लो ऑप्शन -p -m नहीं पढ़ाया, तो ऑप्शन -p और ऑप्शन -m आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बस यही चीज़ें होती हैं, समझ में आया? क्या होता है एक्चुअली, पूरे एक एक ऑप्शंस अगर आपको, मैं मेरी ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी करेगा एक्सप्लेन, तो वो कम से कम 6 महीने चला जाएगा, और 6 महीने कोई टाइम देने को रेडी भी नहीं होता है। समझ में आई बात? तो वो चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब अपनी जो यामल फाइल लिखी है आपने उसको रन करना है। तो कमांड वही अपनी GCPT कमांड है, kubectl अप्लाई हाइफन F4 फाइल, फाइल का नेम क्या है सर, एक bpa.yaml है, तो ये आपका bpa क्रिएट करके दे दिया आपको। दूसरा आपको यहाँ पर क्या करना है, pod.yaml क्रिएट करना है, ठीक है। तो pod.yaml क्रिएट हो गई। नेक्स्ट आपको आना है कमांड लेके, और यहाँ पर आपको देखना है कि भाई आपका जो bpa है वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये आपके सामने दिखा दिया सारा कुछ जो भी है, कि भाई आपने कितना डिफाइन किया था, कितना डिमांड किया था, मिनिमम मैक्सिमम और टारगेट, वो सारी चीज़ें। उसके नेक्स्ट आओगे आप यहाँ पर, तो kubectl गेट पॉड कर लो पहले, और फिर उस पॉड का नेम यहाँ पर डिफाइन कर दोगे, kubectl गेट पॉड, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके सामने आया 34 सेकेंड पहले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ कि इसने सर 2 सेकेंड पहले फिर क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देता है आपको। समझ में आया? अभी इस पर मैंने एक चीज़, आप थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया था मेरे को देखने के लिए, उसमें क्या होता है, जैसे अभी ये ना सर 1 टाइम में कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, 1 टाइम में क्रिएट कर रहा है।
लेकिन हम क्या चाहते हैं, जैसे कल अपन ने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग की थी, राइट। तो हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग में क्या हो रहा था सर, कंटिन्यूअसली लोड बढ़ रहा था। क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली लोड बढ़ रहा था। तो ये क्या करेगा, लोड बढ़ता जाएगा और आपके पॉड को नए मतलब मल्टीपल पॉड्स क्रिएट करता जाएगा। बट यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर क्या किया हमने, देखो ये आपका टर्मिनेट किया और एक नया क्रिएट कर दिया। ये जस्ट वन टाइम की तरह काम करता है, देखो, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनेट हुआ, नया वाला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लोड नहीं बढ़ रहा है, तो अब ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस देखा जाए तो मैंने उस चीज़ में कमी रखी है। आप चाहो तो इसको कर लेना, या फिर मैं ही करवा दूंगा, टेंशन नहीं लो। तो समझ में आया कि वर्टिकल पॉड स्केलिंग कैसे काम करता है। देखो फर्स्ट 30 सेकेंड पहले इसने इसको क्रिएट किया, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर लोड बढ़ा, मतलब डिमांड बढ़ी। तो जब डिमांड बढ़ा तो क्या हुआ, इसने 2 सेकेंड पहले फिर दूसरा क्रिएट कर दिया, और जो टर्मिनेट कर रहा था उसको डिलीट कर दिया। जब नेक्स्ट टाइम आपने देखा तो यहाँ पर आपको नहीं आया। तो इस तरीके से जो है तो आपका वर्टिकल पॉड स्केलिंग काम करता है। सभी को समझ में आया, सत्य प्रकाश जी को? हाँ हाँ हाँ, कन्फिग्रेशन चेंज होगी ना सर, तभी तो ये पुराना डिलीट करके नया दिया इसने। हाँ हाँ, वही तो करता है ये आपका, जो आपका वर्टिकल पॉड स्केलिंग होता है। देखो पुराने वाले में मैंने जैसे बताया ना कि आपका पुराना वाला है। हाँ देख सकते हो उसके, हाँ देख सकते हो, उसके लिए मुझे अभी कमांड्स याद नहीं है, चीट शीट देखनी पड़ेगी, पड़ी होगी किसी फोल्डर्स में। एक्चुअली मैंने देखा था आज, तो मुझे मिली नहीं थी वो, मेरे पहले ही मन में क्वेश्चन आया था। कौन से सर्वर की मेमोरी की बात करो? नहीं नहीं, पॉड की मेमोरी इंक्रीज करता है सर। आप पॉड को मैनेज कर रहे हैं, जो आपकी ऑटो स्केलिंग है वो पॉड की हो रही है, सर्वर की नहीं हो रही है। सर्वर को तब इंक्रीज करता है जब आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेकंड टाइप का कौन सा था अपना, क्लस्टर स्केलिंग। नहीं नहीं, क्लस्टर स्केलिंग हॉरिजेंटल और वर्टिकल में तो पॉड के कन्फिग्रेशन की बात हो रही है। जब आप बात कर रहे हो ना यहाँ पर सर्वर कन्फिग्रेशन, तो सर्वर का कन्फिग्रेशन तब होगा जब आप यहाँ पर क्या करते हो, क्लस्टर स्केलिंग करोगे तब। मैट्रिक्स मैट्रिक्स सर्वर तो होना ही चाहिए। तो सभी को